नाइट्रोजन की जो बिंदु संरचना है या संयोजकता है किस प्रकार से होगी? प्रत्येक परमाणु चाहता है बेटा कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन चाहता हूँ। वो चाहता है कि मेरे पास उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, है ना? उन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? उसके लिए क्या करता है वो? दूसरे से साझेदारी करता है। कितनी साझेदारी करेगा, है ना? ये उसके अणु पर निर्भर करता है कि कितने अणुओं से वो साझेदारी करेगा। तो पहले देखते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है ना? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है बेटा। नाइट्रोजन को यदि हम परमाणु क्रमांक देखेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? कितना होता है बेटा? बोलना भी आप लोगों को। 7। हाँ, इसमें होता है 7, है ना? और इसको देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अभी तो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना होना चाहिए? 2 5। बिल्कुल। अंदर वाली कक्षा में 2 होंगे और बाह्यतम कक्षा में 5 होंगे। ये हमने पढ़ा था, है ना? ये चीजें हमने पढ़ी थी कि 2 और 5 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, 2 और 5 उसका होगा। दूसरा वाला नाइट्रोजन यदि हम देखें, दूसरे वाले नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दूसरा नाइट्रोजन भी परमाणु क्रमांक 7 होगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 5 होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा, तब 7 हो जाएंगे टोटल, है ना? यहाँ नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने? बाहर वाली कक्षा देखो, ये बाहर वाली कक्षा, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 5। 5 है ना? तो हम नाइट्रोजन को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाह्यतम कक्षा में 5। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और? कितने 1 इलेक्ट्रॉन? एक चाहिए। 8 होने के लिए कितने चाहिए इसको? 3। 3 चाहिए ना? 3 चाहिए होंगे। जब 8 पूरा करना है तो कितने चाहिए इसे? 3। देखो, 5 तो है और 3 और तभी तो 8 होगा। इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, इसको कितने चाहिए? 3। 3। 3 चाहिए ना? कंफर्म हो गया। तो जो इन 5 में से 3 को हम बीच में रख लेते हैं, क्योंकि इनको दोनों को 3 3 चाहिए। 1 2 3। 3 को हम बीच में रख लेते हैं, जितने की जरूरत है उतने बीच में रख लेते हैं। इसके भी रख ले 3। यहाँ पर इस टाइप ये नाइट्रोजन हो गया, है ना? अब दूसरा नाइट्रोजन लेते हैं इधर। इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, और इसे कितने की जरूरत है? इसे भी 3 की जरूरत है। इसके 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेते हैं। ठीक है? अब देखो बेटा, ये वाला नाइट्रोजन इन 6 के साथ पूरा पूरा ऐसे बना लेता है। यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ये ले लिए और 2 ये हो गया, 8 हो गए इसके पास। और यहां पर देखो, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। कैसे? 6 तो इसके ये हैं बीच वाले, और 2 ये हैं, 8 हो। तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा में, है ना? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखो कैसे होगा। एक नाइट्रोजन परमाणु दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 बंध के द्वारा जुड़ा होगा। एक बंध तो बनेगा इसके कारण, एक बॉन्ड बनेगा, ये बना। दूसरा बॉन्ड बनेगा इसके कारण, ये बनेगा। तीसरा बॉन्ड बनेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, ऐसे। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होगा? त्रिबंध होगा, 3 बॉन्ड होंगे। समझ में आ गया कैसे कैसे बनाइए? ये बिंदु संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बेटा? देखो ये बनी हुई, ठीक है? उसने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे, 3 इलेक्ट्रॉन इस बीच में रखे, जितनी जरूरत है। अब अगला वाला देखते हैं। ये है मीथेन। पहले मीथेन का सूत्र बताओ। मीथेन का सूत्र बता रहा बेटा। CH4। CH4, है ना? ये क्या है बेटा? CH4 क्या है? इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हो? पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। गैस गैस होती है कुछ।
कौन सी गैस होती? प्राकृतिक गैस। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? इसके दहन करने से क्या बनता है? इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? प्राकृतिक गैस के दहन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा। हाँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है इसमें, और प्लस ऊर्जा होती है। ऊर्जा, ये तीन चीजें होती है इसमें। जैसे इसका दहन करते हैं, किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ इसका दहन करवाते हैं। ये चीज याद रखनी है ना। ये बार बार इसलिए याद, ताकि हमें याद भी रहे, है ना। मीथेन, ये प्राकृतिक गैस है। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? यदि हम इसके संयोजकता देखेंगे, मीथेन अणु की संयोजकता है ना। तो मीथेन अणु की में देखेंगे तो मीथेन अणु में क्या होता है? एक तो कार्बन है, तो हमें पहले ही देखना पड़ेगा कार्बन की कितना परमाणु क्रमांक होता है कार्बन छह। सिक्स। का? है छह। 6 होगा, है ना। कितना होता है बेटा? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो चार। बिल्कुल, अंदर वाली कक्षा में 2 होंगे और बाह्यतम कक्षा में 4 होंगे। ये आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे, है ना। 2 और 4। अब देखो बेटे, इसे 4 की जरूरत है, तब 8 पूरा होंगे। इसे 8 करना है ना, यहाँ पर ये बाह्यतम कक्षा में 8 पूरे करने, तो 8 कैसे पूरे होंगे? इसलिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1, है ना। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन कितना है? उसकी बाह्यतम कक्षा में भी 1 है। तीसरा हाइड्रोजन है, उसकी बाह्यतम कक्षा में कितना है? उसके 1 है। फिर चौथा हाइड्रोजन कार्बन है, और कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्षा में 1। तो सब इसमें क्योंकि CH4 है ना, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। अब इसकी बंधु संरचना बनाते हैं। देखो, कार्बन की जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, हमने कार्बन लिया, ये कार्बन परमाणु है बड़ा सा, है ना। और उसमें 4 क्या है? एक ये है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा ये। इसे 4 की जरूरत है। तो ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन से जुड़ता है। देखो, इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ो। उसने कहा भाई एक हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने एक बंद यहाँ बना दिया, एक बॉन्ड इस दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा, उसे यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन। और ये कब तक बनाएगा? जब तक इसके पास 8 न हो जाए। देखो, ये इसके पास ये हाइड्रोजन बना, ये कितने हो गए? इनके पास तो 2 हो रहे हैं, ये तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं, देखो। लेकिन अब ये कितना पूरा करेगा? ये तो 8 पूरा करना चाहिए इसको। ये देखो, कितने हो गए? 8 हुए कि नहीं हुए? देखो, 2 ये हैं, आठ। 2 ये हो गए, 2 4, 2 6, 2 8 हो गए। अब दोनों के पास, इसके पास 2 हो गए बाह्यतम कक्षा में, हाइड्रोजन के पास, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गए। इनको एक एक की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक बीच में रखा। ठीक है ना। तो ये मीथेन की संरचना हो गई बेटा। अब इस मीथेन की संरचना को हम ऐसे दिखा सकते हैं, बीच में कार्बन, और इधर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक हाइड्रोजन है। ये बिंदु संरचनाएं हैं इनकी। क्या है इनकी? बिंदु संरचना। इस तरह से समझ में आ गया सबको? ये बना बेटा, है ना। मीथेन की बिंदु संरचना, यदि आप अपनी बुक में देखोगे तो इस प्रकार से मीथेन की बिंदु संरचना है ना। इसके पास 4 थे, चारों को उसने इस टाइप से। अब देख रहे हैं एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है बेटा? किसी को मालूम है? कोई बात नहीं, नहीं मालूम, बताएंगे हम आगे। एथेन का सूत्र होता है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी लिखते हैं इसको, या C2H6 भी लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन? इसमें देखो, एक तो कार्बन 2 है, तो पहले देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। कितना बेटा कार्बन का परमाणु? छह। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? दो चार। 2 और कॉमा करके 4।
2 और 4 हो जाए, है ना? 2 और 4 हमारे पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आएगा तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 रो कार्बन लेने पड़ेंगे। 2 कार्बन हुए, 2 और 4, इस बनाने के लिए, सीखने के लिए, है ना? फिर देखो इसमें 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। सबके बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन। इन सब हाइड्रोजन को चाहिए कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 2 हो जाए। हाइड्रोजन क्या चाहता है, उसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये चाहता है इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाए। इसके बाह्यतम कक्षा में कैसे 8 होंगे, है ना? अब दोनों जुड़े भी साथ हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन यहाँ पर लेते हैं और एक कार्बन यहाँ। हमने अभी तक पढ़ा कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा यहाँ हो गया। इसके पास भी 4 है, यानी कि एक यहाँ हो गया, दूसरा ऊपर हो गया, तीसरा नीचे हो गया, और चौथे को बीच में रख लेते हैं क्योंकि साझेदारी करके। अब इन दोनों के पास 5-5 हो गए। 4 तो इसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, तो कितने हो गए, 5-5। अब कितने चाहिए उनको, कितने चाहिए बेटा, कितने और बॉन्ड चाहिए? देखो इनके पास 4 थे, अब एक की साझेदारी कर ली इन्होंने, देखो ये एक की साझेदारी हो गई, देखो अब ये 5 हो गए इसके बाद। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 हो गए। इसके पास भी 5 हो गए, देखो इसके पास भी 5 हो गए। कैसे, इसने भी इन दो पे कब्जा कर लिया, देखो 2 ये हो गए, 3 4 5, दोनों के पास 5-5 हो गए। कितने चाहिए इनको अब, यहाँ 5 हो गए, कितने, 3 3 चाहिए इसको, है ना? 3 इसको चाहिए और 3 इसको चाहिए, 5 हो गए ना, अब 3-3 चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इसके साथ जुड़ा और एक हाइड्रोजन बना दिया। अब इसके पास कितने हो गए, इसके बाद 6, फिर यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, 7, ये देखो 7 हो गए। दूसरे ने फिर यहाँ किया, तो ये कितने हो गए, 8, इसके पास पूरे हो गए 8, और इस हाइड्रोजन के पास, सबके पास 2-2 हो गए। यहाँ देखो बेटे, यहाँ पर कितना हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ा, ये हो जाएगा एक, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा, इस प्रकार से। तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, और इसकी जो संरचना बनी वो कैसे बन जाएगी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, फिर सी होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस प्रकार से। ठीक है ना? ये बना दिया बेटा उसने, क्या बना दिया हमारे पास, C2H6। इसको हम CH3, देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, CH3 हो गया और सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, एक CH3 हो गया और एक CH3, ऐसा ये बन गया एथेन की बिंदु संरचना। इसकी संरचना बनी एथेन की बिंदु संरचना। ये बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, याद नहीं करना है, ये बनाना सीखना है इस प्रकार से। ठीक है ना, यहाँ तो सीधे किताब में दे रखा है, कैसे बना ये नहीं पता है ना? अब देखो उसके बाद है बेटा एथिलीन। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एथिलीन भी क्या होता है, फलों को पकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कल मैंने कुछ एक दो दिन पहले। तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन। और दूसरा नाम इसका और भी है, एथीन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथीन। बताएंगे, आगे बताएंगे हम आपको, है ना? इनके नाम भी इसमें, ये क्या है, एथीन। अब देखो बेटा कैसे होगा, हमारे पास यहाँ 2 कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 बिल्कुल बार बार बताना है ना? और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 4 2 अंदर की कक्षा में, 4 बाहर की कक्षा में, है ना? 2-4 हो गए। इसमें दो, हमारे पास 2 कार्बन है, एक और 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, है ना? दूसरा एथिलीन को देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2,4। ठीक है, इसे भी 4 की जरूरत है, इसे भी 4 की और जरूरत है,
तभी जाकर के 8 होंगे। इनको कितने की जरूरत है? इनको एक एक की जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, दो कार्बन को बनाते हैं, एक दो कार्बन बनाए। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? देखो, 4 चार की। यहाँ दो तो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी, दो तो किससे होगी? हाइड्रोजन से पूरी होगी। दो हाइड्रोजन इसके हिस्से, दो हाइड्रोजन इसके हिस्सा है ना? लेकिन इसके पास चार बाह्यतम कक्षा में, इनको 6 बनाना है। दो तो यहाँ से पूरे हो जाएंगे तो 6 बनाना है। तो 6 कैसे बनेगा? जब ये दो को बीच में रखेंगे, इनको दो को बीच में रखना पड़ेगा। इसने दो यहाँ बीच में रखे, जैसे हमने नाइट्रोजन, इसने भी दो को बीच में रखा। तो दो तो इसके हो गए, तीसरा ये हो गया, और चौथा हो गया। तो इसके चार हो गए। दो ये बीच में है, तीसरा और चौथा। अब इस कार्बन को देखेंगे तो इसके पास कितने हो गए? चार तो बीच में थे और दो ही हो गए बेटा। चार तो बीच में है और दो ही हो गए। चार और दो 6 हो गए। यहाँ देखो, यहाँ कितने हुए? चार तो बीच में है और दो ही है। चार और दो 6 हो गए। हुई कि नहीं हुई? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के पास 6 6 हो गए। कितने चाहिए ऊपर वाले, कितने चाहिए फिर? अब दो चाहिए। देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना? ये हमने पहले तय कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो ये कितने हो गए? अब इसके पास 8 हो गए। इधर वाले के पास देखो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, 7 हो गए। और आठवां यहाँ जुड़ेगा, देखो, हो गया। तो इसको क्या किया गया? देखो, सी डबल बॉन्ड आ गया बीच में। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार से इसकी बिंदु संरचना बन जाएगी बेटा, ठीक है ना? इस प्रकार से इसकी बिंदु संरचना बन जाएगी। तो ऐसा करके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी तो घर में कर लेना प्रैक्टिस, इनकी दोबारा दो दो तीन तीन बार बनाकर, है ना? ये देखो, इस टाइप से बीच में दो दो इसके इलेक्ट्रॉन, ये इस टाइप से, ठीक है? ये है। चलिए, कल हम बात कर रहे थे बेटा, हमने बात भी की थी कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं, सहसंयोजी बंधों की जो प्रकृति होती है, ये प्रकृति कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता को दिखाता है, ठीक है ना? सहसंयोजी बंध की प्रकृति कार्बन में क्या होता है, बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। आपके पास इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्या कारण है कि कार्बन बहुत से यौगिकों के बनाने की क्षमता रखता है? एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना? उसके दो कारक हैं बेटा, दो चीजें हैं कि इसके बहुत सारे क्या हैं, यौगिक बनते हैं। तो दो कारक हैं, दो फैक्टर हैं जिसके कारण ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। नंबर एक है, पहला है कार्बन का श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण है? श्रृंखलन। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैटिनेशन। श्रृंखलन का गुण, ये श्रृंखला बनाता है, एक दो तीन ऐसे जुड़ता रहता है। ये वाला जो गुण होता है इसके, इसके कारण जो है इसमें बहुत सारी यौगिक, ठीक है। और दूसरा, कार्बन की चार संयोजकता। ये जो चार संयोजकता है ना, इसके कारण भी बहुत सारी यौगिक बना। दो कारण है इसके, एक तो क्या है, श्रृंखलन है, और दूसरा कार्बन की चार संयोजकता है, ठीक है ना? देखो, कार्बन में कार्बन के ही परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो कार्बन परमाणु होता है, वो दूसरे कार्बन परमाणु से बंध बनाने की क्षमता होती है, अद्वितीय क्षमता होती है ना? जिससे क्या होगा, बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इसी गुण को बोलते हैं श्रृंखलन। कार्बन एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से बंध बनाने की जो क्षमताएं होती है, उसको बोलते हैं बेटा श्रृंखलन या कैटिनेशन, ठीक है ना? इसी के कारण बहुत सारी यौगिक बनते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये कार्बन की चार संयोजकता है। तो इन दो गुणों के कारण क्या होता है, इसमें कार्बन के पास क्या होता है, बहुत सारी यौगिक बनाने की क्षमता होती है, ठीक है बेटा? ये समझ में आया? ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है ना, कि इसके पास कार्बन के पास यौगिक, बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता कैसे होती है, तो उसमें उसके पास है, एक तो श्रृंखलन का गुण है, कार्बन, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से बंध बनाता है, और दूसरा गुण है इसका, इसके पास 4 संयुक्तएं हैं। याद रखिएगा इसको, है ना, नोट भी करना है। इसके बाद है बेटा संतृप्त यौगिक। अब संतृप्त यौगिक क्या होता है, देखो यहाँ पर हम संतृप्त यौगिक कहते हैं कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध, आबंध को हम बंध भी कह सकते हैं बेटा, है ना, आबंध का मतलब बॉन्ड वाया, आबंध को बंध बंध भी कहते हैं ना। देखो, कार्बन ये कहता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक को संतृप्त यौगिक कहा जाता है, जिसके पास माना ये कार्बन परमाणु है और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो हम इसको बोलते हैं संतृप्त। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता यदि एकल बंध से पूर्ण हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक कहेंगे, संतृप्त कार्बन परमाणु कह सकते हैं। ठीक है ना, ये संतृप्त कार्बन परमाणु और ये यौगिक क्या होगा, संतृप्त यौगिक। अब दूसरा है असंतृप्त यौगिक, जिनमें द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त। जैसे माना हमने पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम था बेटा इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या था, एथिलीन। बिल्कुल। दूसरा नाम मैंने बताया था एथीन बताया, ठीक है ना, ऐसे एथीन। एक और भी है, और वो कौन सा है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथाइन या एसेटिलीन, एसेटिलीन, एस्टिलीन, एस्टिलीन, एसेटिलीन, है ना, एस्टिलीन गैस के रूप में होती है। तो इस प्रकार से देखो, दिन में क्या होगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, असंतृप्त कहलाएंगे। ये पूरा तृप्त ही नहीं हो रखे हैं, अभी इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तृप्त तो समझते हो, संतुष्ट नहीं हो पाएगा, यानी इनके पास पूरा कुछ मिला ही नहीं, तो ये असंतृप्त है। ये देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जिनकी संयोजकता ये देखो, द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बनिक कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जिनमें एक कल बंद होगा वो क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा, जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट हमारे और भी थे, इनको आपको लिखना भी है ना। अब चलते हैं हम क्रियात्मक समूह, यहाँ पर लिखा हो पर कार्यात्मक, पर कार्यात्मक समूह लिखा हुआ है ना, इसको हम क्रियात्मक समूह भी कहते हैं बेटा, कहीं कहीं। क्या कहा जाता है, इसी को क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह के नाम से भी जाना जाता है, क्रियात्मक समूह, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप, और हिंदी में पर कार्यात्मक समूह भी कहते हैं और क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्द इसके लिए, तो एनसीईआरटी बुक जो है पर कार्यात्मक समूह कहते हैं इसको, पर कार्यात्मक समूह। चलो इसको बार बार हम बोलेंगे तो याद होगा, है ना, पर कार्यात्मक समूह। ठीक है, अब देखो बेटा, कह रहा है कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर न करते हुए, न करते, इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस विषम परमाणुओं से यौगिकों के विशिष्ट गुण मिलते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जो लंबाई है उस पर निर्भर करता हो, उसके प्रकृति पर निर्भर करता हो, लेकिन वो कहता है कि जो इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये जो विषम परमाणु है से यौगिकों के विशिष्ट गुण मिलते हैं। इनमें क्या होगा, इनके कारण जो है क्या हो जाता है, उनके विशिष्ट गुण हो जाते हैं, है ना, और फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो अलग अलग प्रकार सॉरी प्रकार्यात्मक समूह है बेटा। जैसे पहला है हेलो ग्रुप, यहाँ लिखा हो हेलो, कौन सा ग्रुप है, हेलो, हेलो पर
कार्यात्मक समूह, परकार्यात्मक समूह। तो हेलो में क्या होगा बेटा? हेलो में आपको ध्यान रखना है, हेलो परकार्यात्मक समूह क्या होगा, इसमें कौन कौन लगेंगे? हेलोजन परिवार के तत्व लगेंगे। क्या लगेंगे? हेलोजन परिवार के तत्व। उनको हम एक्स से दिखाते हैं, यहाँ कम दे रखे हैं लेकिन हम बताते हैं आपको, है ना। यहाँ पर हेलोजन परिवार के तत्व लगेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मीथेन देखा, हेलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से थे? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गई। ये सारे के सारे क्या है? ये हेलोजन परिवार के तत्व है। इसको छोड़ दिया जाए एस्टेटीन को तो ये सब लग सकते हैं। फ्लोरीन लग सकता है, क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है, आयोडीन लग सकता है। अब कहाँ लगेंगे? अभी हमने मेथेन को पढ़ा, मेथेन को पढ़ा बेटा। मेथेन का सूत्र क्या था? CH4। बिल्कुल CH4। इस CH4 में, इस CH4 में क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बचेगा? CH3। और उसमें क्या कर देंगे? एक हेलोजन लगा देंगे। चाहे फ्लोरीन लगाएं, चाहे ब्रोमीन लगाएं, चाहे आयोडीन लगाएं। देखो CH3 भी है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हेलोजन, ये कहलाएगा हमारे पास हेलो फैमिली, है ना। ये अमाना कहा जाए, इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो हम लिख सकते हैं हेलो। ये हेलोजन है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेलो, है ना। हेलोजन परिवार का तत्व, इसलिए इसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? ये हेलो प्रक्रियात्मक समूह है। हेलो प्रक्रियात्मक समूह हमारे पास एक्स हो सकता है ना, जिसमें फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, देखो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सारे के सारे हेलोजन परिवार प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है। तो जहां पर क्या होगा, ये लगे होंगे तो हेलोजन हो जाएगा, है ना। दूसरा होता है बेटा इसमें पर कार्यात्मक समूह कौन सा है? वो है एल्कोहल। एल्कोहल। तो जहां पर भी क्या होगा? OH समूह होगा। देखो ध्यान रखना, जहां पर भी OH लगा होगा वो क्या होगा? एल्कोहल हो जाए। ये प्रकार OH को क्या कहा? मान लीजिए आपके पास OH को परकार्यात्मक समूह कहा जाता है ना, परकार्यात्मक समूह, परकार्यात्मक समूह। ठीक है ना। तो OH क्या है, या एल्कोहल का परकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो यहाँ पर OH हो जाए। एल्कोहल का परकार्यात्मक समूह कौन सा होगा? तो हम लिख सकते हैं उसको OH होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने करना क्या है? देखो, जैसे एल्कोहल होगा, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, मीथेन का क्या सूत्र था बेटा? CH4। हाँ, अन्य बच्चों को बताना है, केवल 2 ही बच्चे बता रहे हैं ना। CH4। ठीक है ना, मीथेन का। लेकिन इसमें हमें अल्कोहल लगाना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो इस टाइप से हमने पढ़ा था ना अभी, इसकी बिंदु संरचना ऐसे ऐसे पढ़ा था, इस CH4 को। इसको हमने क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा करके इस पर OH ग्रुप लगा देना है। अब कैसे हो जाएगा? देखो C, एक H यहाँ हुआ, एक H यहाँ जो हुआ, एक H यहाँ जुड़ा, और यहाँ पर OH लगा दे। अब क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये है CH3 और OH, ऐसे लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट है। ये तो लंबा पूरा डिस्क्रिप्टिव है कैसे कैसे हुआ होगा, है ना। यहाँ पर जो है हमारे पास अल्कोहल होगा, तो इसमें परकार्यात्मक समूह क्या है? OH। अब आपके पास दे देगा कि CH3OH में परकार्यात्मक समूह क्या होगा, तो कौन सा परकार्यात्मक समूह? अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल या OH भी लिख सकते हैं, है ना? उसका फॉर्मूला है। तो इसमें CH3OH में परकार्यात्मक समूह क्या होगा? अल्कोहल होगा। दूसरा एक और है, CH3CH2OH। इसमें कौन सा वाला परकार्यात्मक समूह कौन सा है बेटा? इसमें इस वाले में परकार्यात्मक समूह कौन सा है CH3CH2OH में? अल्कोहल। हाँ, इसमें भी तो अल्कोहल है, देखो ना OH है, यहाँ पर भी OH है, तो ये अल्कोहल है, यहाँ पर भी OH है, ये भी अल्कोहल है। तो परकार्यात्मक समूह क्या है? OH है ना, अल्कोहल। ये आप पहचान रहे हैं, आप लोग कैसे परकार्यात्मक समूह देखेंगे तो इनका ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होंगे, बहुत सारे हैं इसके तत्व, है ना।
तो ये हो गया अल्कोहल। इसके बाद पर कार्यात्मक समूह है एल्डिहाइड। दूसरा क्या है बेटा? एल्डिहाइड। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CHO। इसको हम CHO बोलते हैं, है ना? और इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है ना? CHO को कैसे लिखा जा सकता है? C और डबल बॉन्ड से ऐसे लिखा जा सकता है O, और H ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें फिर क्या करना है? मेथिन था ना हमारे पास, मेथिन। मेथिन में से एक हाइड्रोजन को हटाना है और इसको लगा देना उसकी जगह पर। कैसे होगा? देखो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है CH4, ये मेथिन। क्या है? CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। और यहाँ पर आएगा C, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CHO। ठीक है ना? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ये पर कार्यात्मक समूह होगा। कौन सा है बेटा इसमें? मान लीजिए आपके पास ये आ गया कि CH3CHO में पर कार्यात्मक समूह क्या है, तो कौन सा है? एल्डिहाइड। बिल्कुल ऐड, है ना? ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3, और यहाँ पर आएगा C, और एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा। इसमें भी क्या होगा? ये भी पर कार्यात्मक समूह क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड। ये 4-5 है आपके पास, ज्यादा नहीं। उसके बाद है कीटोन। कीटोन वाला होता है जो पर कार्यात्मक समूह होता है, CO होता है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये बीच में रहता है। ये किस में रहता है? बीच में। ये इसमें नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से होगा जैसे CH3, और यहाँ आएगा C, डबल बॉन्ड O, एंड CH3। ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर कार्यात्मक समूह कौन सा होगा? ये होगा CO। ठीक है ना? CH3, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है CO एंड CH। और इस CO को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। ये कौन सा है? पर कार्यात्मक समूह कौन सा है? कीटोन है। ये कीटोन थोड़ा सा अलग है ना? अभी हम बात करेंगे इन पर, तो आ जाएगा समझ में, है ना? चौथा जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है चौथा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये थोड़ा सा, ये ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था CH3COOH, पढ़ा था बेटा इसको? नाम बताओ इसको। ये पढ़ा था हमने, बताओ जल्दी। एथेनॉइकल अम्ल। हम्म। दूसरा इसका नाम बताओ, जो मैंने क्लास में बताया था। एसिटिक अम्ल। बिल्कुल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बेटा इसका? एसिटिक अम्ल। इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल को हम, एसिटिक अम्ल, यहाँ पर जो एक पर कार्यात्मक समूह है, ये वाला है ना? और इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH ऐसे। अब थोड़ा पहचानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि OH तो अल्कोहल भी होता है। ये पूरा मिला करके, है ना? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, CH3CO, इस टाइप। तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। फंक्शनल ग्रुप जरूर आता है बेटा, इस साल भी आया था फंक्शनल ग्रुप चेक करने के लिए, इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, या पर कार्यात्मक समूह कौन सा होगा। पर कार्यात्मक समूह, या इसको भी दूसरा नाम दिया जाता है क्रियात्मक समूह। क्या दिया जाता है बेटा? क्रियात्मक समूह इसको कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। ठीक है? इस प्रकार से क्रियात्मक समूह। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से है। ये हमने सारे देख लिए। हेलो ग्रुप हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है? अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इसमें। उसके बाद आता है बेटा एक और टॉपिक आता है, वो आ जाता है, वो है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी। ठीक है ना? और इस समजातीय श्रेणी को